नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। इस राज्य के बिना आप दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इस राज्य की एक मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की हालत इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में इतनी खराब है कि उन्होंने आजम खान के सामने घुटने टेक दिए हैं। बात थी मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर टिकट बंटवारे की, जहां दोनों आमने सामने आ गए। एक तरफ आजम खान ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बात यहां तक बिगड़ी कि अखिलेश यादव को जेल में जाना पड़ा मिलने के लिए आजम खान से, और जब बात नहीं बनी उसके बाद फिर चाचा शिवपाल को भी मुलाकात करने के लिए भेजा आजम खान से कि वो किसी तरीके से आजम खान को मना लें। तो क्या है पूरा मामला इन दोनों सीटों का, और आखिर अखिलेश यादव इतने मजबूर आजम खान के सामने क्यों नजर आ रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी आज इस हालत में है पंकज जी कि एक आजम खान के सामने उसे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और जबकि सियासी फायदा सिर्फ आजम खान का, अखिलेश यादव का साफ तौर पर नुकसान। नहीं, देखिए, इसको घुटने टेकना नहीं कह सकते। आजम खान का की पकड़ है, खास करके रामपुर साइड के जो इलाके में। पिछली बार एमटी हसन जिनकी आप बात कर रहे थे ना, उनको टिकट दिलवाया था आजम खान ने, और एमटी हसन जीते थे वहां पे, और उन्होंने जो भी संसद के अंदर जो भी परफॉर्म किया होगा। लेकिन इस बीच पिछले 5 सालों में एमटी हसन और आजम खान के बीच रिश्ते बिगड़ गए। एसटी हसन, सॉरी, एमटी का। तो एसटी हसन जो है वो कुछ ऐसा काम आजम खान उनसे करवाना चाह रहे थे जो इन्होंने इनकार किया, और उसके बाद से रिश्ते बिगड़ गए। अब ये हसन साहब को लग रहा था कि हम अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्ते अच्छे रख लेते हैं, और ये आजम खान तो चले गए जेल। तो कई बार मुलाकात भी हुई, दोनों की बात भी हुई। 24 घंटे पहले तक ये हसन साहब ने अखिलेश यादव से बातचीत की और इनको आश्वासन मिला कि आपको टिकट दिया जा रहा है। अब इन्होंने जाकर नॉमिनेशन फाइल कर लिया। जब नॉमिनेशन फाइल किया तो ये पता चला कि अखिलेश यादव ने अपना सिंबल किसी और कैंडिडेट को दे दिया है, रुचिवीरा को। और रुचिवीरा आजम खान के आदमी है, मतलब कि आजम खान हसन साहब का विरोध कर रहे थे। अब ये स्थिति है कि नॉमिनेशन 2 लोगों ने किया है। एक सिंबल मिलने से पहले ही एसटी हसन ने कर दिया है, और दूसरा सिंबल लेने के बाद रुचिवीरा ने किया है। नहीं, एसटी हसन का नाम बाकायदा लिस्ट में था पंकज जी, उसके बाद रुचिवीरा जी बिल्कुल। इसलिए तो यही बात है ना कि जब तक सिंबल नहीं आपको मिल जाए, लिस्ट में नाम भी निकल जाए, नॉमिनेशन करने के पहले सिंबल तो आपको मिलना चाहिए ना, लॉट हुआ। यही टेक्निकल पेच है। अब नाराजगी इस बात को लेके है कि भाई टिकट देना या ना देना अलग बात है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लिस्ट में एक का नाम सिंबल किसी दूसरे को हुआ है ना ये। तो इसे कहा यह जा रहा है कि अंतिम समय में आजम खान ने विरोध किया, जो मौजूदा सांसद है एसटी हसन उनका। अब वहां लड़ाई हो गई है समाजवादी बनाम समाजवादी। बीजेपी को तो हराएंगे बाद में, पहले आपस में सुलझा लें, क्योंकि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट अपना नाम विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं। रुचिवीरा कह रही है कि अखिलेश यादव और आजम खान का आशीर्वाद है मेरे साथ, और हसन साहब कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद भी हूं और अखिलेश ने मुझे आश्वासन भी दिया है, लिस्ट में तो मेरा नाम है। और अब अखिलेश यादव अपने नाम पर अगर विचार करेंगे तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। हालांकि अब नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख जा चुकी है, तो अब का पत्ता अब कुछ नहीं हो सकता। अब एसटी हसन एक ही काम कर सकते हैं, या तो विड्रॉ करें या बागी होकर चुनाव लड़ें। बिल्कुल। और रामपुर में तो 3 कैंडिडेट आ रहे हैं जी। बिल्कुल। और एक है वो रामपुर की बात आप कर रहे थे, अखिलेश यादव ने किसी दिल्ली से इमाम कोई नदवी साहब है, उनको बुला के रख लिया। बुला करके कोई नाम एक है कोई, हाँ, नजीबुल्लाह सफीबुल्लाह नदवी नाम है सरनेम उनका। ये वो दिल्ली के किसी मस्जिद के इमाम थे, उनको ला के टिकट दे दिया। यहां एक है आसिफ रजा साहब, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। वो अब, हाँ, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं,
और एक जो आजम खान का अपना कैंडिडेट है वो है। समाजवादी पार्टी का इन तीनों में से कौन असली उम्मीदवार है? और देखिए आसिफ रजा कर रहे हैं कि विड्रॉ हो जाएगा, बाकी का नाम अभी इंतजार कीजिए, मैंने तो भाई कर दिया। अच्छा पंकज जी, अब ये वो तो मन मुटाव है, तो फूट तो है, तो सबके सामने आ गई कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ये सही तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आप दिख रहा है। इस बात को कितना मानते हैं कि आजम खान अपने अलावा समाजवादी पार्टी में कोई दूसरी मुस्लिम लीडरशिप तैयार नहीं होना देना चाहते? खतरा है आजम खान को? नहीं, कोई भी नहीं तैयार होने दे। जैसे देखिए, अगर मेरा इस इलाके में वर्चस्व है और मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे पार्टी में ही मेरे पैरेलल कोई खड़ा हो जाए? क्यों चाहेगा? आजम खान की उस इलाके में तुति बोला करती थी, चाहे रामपुर हो जाए, मुरादाबाद हो जाए, वो पूरा एरिया। अब देखिए आजम खान है जेल में, ये अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने कैंडिडेट, अपने लोगों को उतार रहे हैं। अखिलेश यादव डर भी रहे हैं कि कहीं आजम खान नाराज हो जाएंगे तो मुस्लिम वोट न भी दब जाए, लेकिन वो आजम खान को हावी भी नहीं होने देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो मेरी सुने, आजम खान के नहीं। क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो चाचाओं की बड़ी चर्चा होती थी कि शिवपाल चाचा एक अपने तरफ से गाइड करते थे, एक जो बड़े वाले चाचा है रामगोपाल चाचा वो तो हैं, हाँ। उसके बाद तीसरे चाचा ये आजम खान चाचा थे। उसके पास एक उस वक्त वेणी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे, वो एक और चाचा थे। तो बड़ा मजाक उड़ता था कि ये सारे चाचाओं को खुश करते करते किस तरह सरकार चलाए। एक एक करके सारे चाचाओं को पहले इन्होंने किनारे लगाया। शिवपाल चाचा और वेणी प्रसाद वर्मा तो किनारे लग गए, बच गए रामगोपाल चाचा, तो बड़े तेज आदमी, उनको तो राज्यसभा की राजनीति करनी है, तो वही आजकल सलाहकार है और वही कह रहे हैं कि अब आजम खान को किनारे लगाओ। लेकिन मुस्लिम वोट भी चाहिए। आजम खान की सुननी भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट को बिदकने भी नहीं देना है। तो अब हालात ये हो गए हैं कि दोनों जगहों पे समाजवादी पार्टी के एक जगह पे 3 कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि हम हैं, और ये जो मुरादाबाद है यहाँ 2 कैंडिडेट कर रहे हैं। जिस तरीके से फूट है दोनों सीटों पर, और प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है 400 पार का, कहीं आजम खान ने इनडायरेक्ट वे में उसका साथ तो नहीं दे दिया है? 2 सीटें तोहफे में तो नहीं दे दी है, क्योंकि मुरादाबाद पर 52% मुसलमान हैं और रामपुर पर तकरीबन 50% मुसलमान हैं। ये सीटें बीजेपी के लिए जो है बहुत मुश्किल होती हैं जीतनी। अभी उपचुनाव में जो घनश्याम लोधी थे उन्होंने सीट जीती थी, उससे पहले एक बार सिर्फ शायद बीजेपी जीत पाई है। तो क्या तोहफे में दे दी आजम खान ने सीटें? देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि यही जो मुस्लिम बहुल सीटें थी जिसमें समाजवादी पार्टी की जीत की गारंटी थी कि अगर नहीं लड़ते तो वो तो आराम से सीट निकाल लेते। जो 4-5 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से जो गारंटीड सीटें थी उसमें रामपुर था, मुरादाबाद था। अब बताइए, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं और कोई एक कैंडिडेट हो जाता तो आराम से निकाल लेते। लेकिन अब स्थिति देखिए, वहां आपस में इनका झगड़ा है, उसके अलावा AIMIM है, उसके अलावा बसपा है। तो ये जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है पंकज जी बिल्कुल पर, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, तो मुसलमानों का वोट बटेगा, बिल्कुल बटेगा। अब यह साबित करना पड़ेगा कि वहां पे बीजेपी के खिलाफ लड़ कौन रहा है, मुख्य कौन है। तो बसपा का अलग क्लेम है, AIM का अलग क्लेम है जो ओवैसी वाली पार्टी है, और समाजवादी पार्टी तो देख ही रहे हैं, एक सीट पे 2-2, 3-3 कैंडिडेट हैं, वो दावा कर रहे हैं नॉमिनेशन करके। तो कहा यह जा रहा है कि भाई, तो बसपा और सपा में मुसलमान कैंडिडेट जो मुसलमान वोट है वो बट जाएगा, और बीजेपी के लिए किसी नहीं बटेगा, नहीं होगा। मैं नहीं, रामपुर के और मुरादाबाद के मुसलमान तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश लड़ किससे रहे हैं, भाजपा से लड़ना है या फिर आजम खान से लड़ना है, एक बार फैसला कर ले। और यही घमासान देखिए 5 सीटों पे नुकसान कर रहा है इनका। जो आने की उम्मीद थी, जो बीजेपी के हर सर्वे में कहा जा रहा था कि 80 में से 70-72 लेके आएगी, जिसमें 2-3 मान लीजिए सहयोगी दलों की रहेगी। अनुप्रिया पटेल की 2 सीटें आती है रेगुलर, और एक कहा जा रहा है कि शायद राजभर वगैरह किसी पार्टी के, हाँ एक को आ जाएगी। बाकी जो कहा जा रहा था कि हाँ, तो 70 के आसपास मतलब कि आनी थी इन लोगों को। जो 4-5 सीटें जीतती हुई बताई जा रही थी, उन्हीं 5 सीटों पे आपस में घमासान है इनका। तो लग तो ये रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार 80 के 80 ना हो जाए। बिल्कुल, डर तो ये है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं तोहफा दे दिया। संभल वाले में भी आप वही देख रहे हैं। बिल्कुल, जहां जहां मुसलमानों की 5-7 बड़ी सीटें हैं, वहां हर जगह समाजवादी पार्टी में फूट है, और वहां बसपा का में मजबूत उम्मीदवार है, और AIMIM भी उतार रहा है। अब इस यादव परिवार के साथ साथ मैं एक सवाल आपसे बिहार के यादव परिवार पर भी लेना चाहूंगा
क्या बिहार की राजनीति में भी सब कुछ जो है सही नहीं है? देखिए, कल तक तो जो जानकारी हमारे पास आई थी उसके अनुसार कांग्रेस को बिहार में 9 सीटें देने पर सहमति बन गई है। लेकिन कांग्रेस जो जो सीटें मांग रही थी वो नहीं है। जैसे कांग्रेस औरंगाबाद मांग रही थी, नहीं मिली है। वाल्मीकि नगर मांग रही थी, नहीं मिली है। पूर्णिया, जिसपे सबसे ज्यादा जोर था कि पप्पू यादव को शामिल कराया था, पूर्णिया में लड़ना है, लेकिन आरजेडी नहीं देने वाली है। बीमा भारती को सिंबल दे दिया, वो आज नॉमिनेशन कर रही है, उन्होंने जो घोषणा की। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, किसी भी सूरत में पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। तो पप्पू यादव या तो निर्दलीय लड़ जाएं, नहीं तो अगर कांग्रेस वहां लड़ती है तो फिर कांग्रेस कह दे कि आरजेडी से हमारा समझौता नहीं हुआ, कुछ सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। यही ऑप्शन बचता है ना। रखते जो निर्दलीय चुनाव जीत जाए वहां से, इसीलिए तो कांग्रेस नहीं, पूर्णिया से लड़ेंगे नहीं, पूर्णिया से लड़ेंगे जरूर, जीत सकते या नहीं सकते, लेकिन बीमा भारती को जीतने तो नहीं देंगे आरजेडी के। इतना तो जरूर सुख सकते हैं उस सीट पे। ठीक, इस तरह औरंगाबाद में निखिल बाबू नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। बेगूसराय की सीट थी जहां कन्हैया कुमार के लिए मांग रही थी कांग्रेस, नहीं मिली। तो कांग्रेस का ये कहना है कि संख्या नहीं पूरा करना है ना, कि 9 दे भी दिया और सब हारने वाली सीट दे दी इनको। तो कई सीटों पे अब देखिए ना, एक नहीं, गठबंधन कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है, क्या करेगी कांग्रेस? यहां तो मरता क्या ना करता वाली हालत है बिहार और यूपी में। पंकज जी, बिहार में जो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जहां कैंडिडेट उतारने के लिए वहां महागठबंधन के जो साथी हैं वो उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि एक पार्टी या एक गठबंधन ऐसा है जो सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है। ये अब की बार 370 मेरा पार, सहयोगी दलों का 400 पार, और दूसरी ओर वो दल है जो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। कुछ परिवार थे जो एक साथ आए, उन्होंने अपना गठबंधन बनाया। 10-12 परिवार थे इस देश में, उन्होंने गठबंधन बना के नाम दे दिया इंडिया। जैसे कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार है और फारूक अब्दुल्ला का परिवार है। महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार है, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का परिवार है। बिहार में लालू का परिवार है, उत्तर प्रदेश में मुलायम का परिवार है, डीएमके का परिवार वहां है। तो कुछ परिवार इकट्ठा हुए और देश में गांधी का परिवार। तो इन परिवारों ने कहा कि भाई आज तक हम राज करते आए और हम लोग आपस में गठबंधन बनाते हैं, और नाम दे दिया इंडिया। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब गठबंधन का नाम इंडिया दे ही दिया था तो राहुल गांधी का नाम भी प्रधानमंत्री रख देते, तो इंडिया का प्रधानमंत्री कहला जाते, क्या दिक्कत था? और खुश थे ही सब जी। तो देखिए, किसी भी स्टेट में अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, सिवाय आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल, वो भी सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली सिर्फ 4 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 कांग्रेस लड़ेगी, सिर्फ दिल्ली में कंफर्म हुआ। हरियाणा में दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं, पंजाब में दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं, गुजरात गोवा में दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं। पंकज जी, अगर केजरीवाल असम में भी नहीं लड़ रहे हैं तो दिल्ली के भी समीकरण बदल सकते हैं, देखिएगा आप। वहां से भी जो है अलग अलग खबरें निकलकर सामने आएंगी फिर। नहीं, जीतेगा या हारेगा कौन, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कम से कम दिल्ली में गठबंधन तो हो गया, बाकी एक स्टेट ऐसा बताइए जहां इनका गठबंधन फाइनल हो गया हो। लेकिन यूपी और सब जगह दोनों में यादव परिवार जो है वो नहीं, लालू यादव ने बहुत अच्छा किया। देखिए, इस बार क्या किया कि जो जो इनका क्लेम वाला सीट था उसका सिंबल बातचीत होने से पहले ही बांट दिया। जैसे औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को पहले ही दे दिया सिंबल। अब पूर्णिया में कहा जा रहा है कि जिस दिन बीमा भारती छोड़कर आई थी जेडीयू, उसी दिन सिंबल दे दिया था। तस्वीरें भी वायरल हो रही है। पप्पू यादव तो बाद में आए, कांग्रेस ज्वाइन किया, तब क्लेम हुआ इनका। आरजेडी के नेताओं का तो कहना था कि हमारा सिंबल तो दिया हुआ था पहले से। अब कांग्रेस किस नेता को शामिल कराती है, कहां दवा करती है, वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, हम तो देने नहीं जा रहे। चलिए, ठीक। अरे जीती हुई सीट कटिहार पे शायद समझौता हो गया है, तारिक अनवर लड़ेंगे वहां से कांग्रेस को, लेकिन बाकी एक भी सीट ऐसी नहीं है जो कांग्रेस मजबूत है और आरजेडी ने इनको दिया है, सासाराम को छोड़ के। कांग्रेस तो लगातार कमजोर होती जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार की बात हो, और दोनों ही राज्यों में जो यादव परिवार हैं, दोनों का ही सिस्टम जो है वो सही नहीं चल रहा है, आपस में भी फूट है और लोकसभा चुनाव सर पर है। तो यूपी और बिहार में जो कुछ चल रहा है, इसकी राजनीति में जो कुछ चल रहा है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।